जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। 4 जून यानी रिजल्ट डे पर शेयर बाजार में ऐसी सुनामी आई कि निवेशकों के 30 लाख करोड़ रुपए डूब गए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इसे हिंदुस्तान के शेयर बाजार का सबसे बड़ा घोटाला करार दिया। राहुल गांधी ने यह आरोप भी लगाया कि 1 जून को बीजेपी ने फर्जी एग्जिट पोल करवाया। उसके बाद प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री ने लोगों को शेयर बाजार में पैसा लगाने की अपील की, इन्वेस्टमेंट करने को कहा। निवेशकों ने बड़े पैमाने पर शेयर खरीदे और 3 जून को स्टॉक मार्केट ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। लेकिन 4 जून को अचानक से शेयर बाजार धड़ाम हो गया। पब्लिक के 30 लाख करोड़ रुपए डूब गए। लिहाजा इस घोटाले की जांच जेपीसी से कराई जाए। अमित शाह कहते हैं बाय शेयर्स बिफोर 4 जून। 19 में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं स्टॉक मार्केट विल ब्रेक रिकॉर्ड्स ऑन जून 4। फिर 28 मई को रिपीट करते हैं। 31 मई मैसिव स्टॉक एक्टिविटी। 3 जून को स्टॉक मार्केट सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है और 4 जून को खटाक से स्टॉक मार्केट अंडरग्राउंड चला जाता है। चार जून को शेयर बाजार क्यों हुआ धड़ा? किसकी वजह से खुदरा निवेशकों को हुआ 30,000 करोड़ का नुकसान? हिंदुस्तान के इतिहास के सबसे बड़े शेयर घोटाले का इल्जाम, सत्ता के शिखर पर बैठे लोगों से शूल जैसे चुभते सवाल। एंग्री यंग मैन के अंदाज में मीडिया से मुखातिब राहुल गांधी के तेवर से साफ हो गया कि संसद का मॉनसून सत्र सत्ता के लिए कितनी मुसीबत लाने वाला है। देश की सबसे बड़ी पंचायत में मुद्दतों बाद एक ताकतवर विपक्ष आने वाला है। इस सवाल के कि खुदरा निवेशकों के 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान क्यों हुआ, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने शेयर खरीदने की सलाह क्यों दी? ये वो लोग हैं जो जानते हैं कि कोई ना कोई घपला हो रहा है। हजारों करोड़ रुपए यहां पे इन्वेस्ट हुए हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किए हैं और उसके बाद 30 लाख करोड़ रुपए का लॉस होता है। किसका लॉस होता है? रिटेल इन्वेस्टर्स का लॉस होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है। प्रधानमंत्री ने देश की जनता को इन्वेस्टमेंट एडवाइस क्यों दी और 5 करोड़ परिवारों को जो इन्वेस्ट करते हैं उनको प्रधानमंत्री ने, होम मिनिस्टर ने स्टॉक खरीदने का आदेश क्यों दिया? और बीजेपी के बीच में जो फेक एग्जिट पोलस्टर्स हैं और ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, इनके बीच में क्या कोई रिश्ता है? और अगर रिश्ता है तो क्या है? 4 जून को जब ईवीएम में बंद जनादेश की गिनती चल रही थी, पूरे नतीजे आए भी नहीं थे। लेकिन जैसे ही रुझानों से यह संकेत मिला कि अब की बार 400 पार तो भूल जाइए, बीजेपी अपने बूते 272 का आंकड़ा भी नहीं छूने वाली, शेयर बाजार में भूचाल आ गया। सेंसेक्स ने 4,389 अंक का गोता लगाया। बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का ओवरऑल मार्केट कैप धड़ाम हो गया। एक दिन पहले यानी 3 जून को जो मार्केट कैप 426 लाख करोड़ रुपए था, वो 4 जून को लुढ़कते हुए 395 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। राहुल ने इस कथित घोटाले की क्रोनोलॉजी बताई। ये दावा किया कि सत्ता के शिखर पर बैठे लोगों ने ही फर्जी एग्जिट पोल करवाए, निवेशकों के 30,000 करोड़ रुपए डुबाए। ये सवाल भी दागा कि आखिर फर्जी एग्जिट पोल करवाने वालों और उन एग्जिट पोल्स के पहले शेयर मार्केट में निवेश करने वाले संदिग्ध विदेशी निवेशकों के बीच का रिश्ता क्या है? 1 जून मीडिया झूठे एग्जिट पोल रिलीज करती है। बीजेपी का ऑफिशियल जो इंटरनल सर्वे था वो उनको 220 सीट दे रहा था। तो ये इंफॉर्मेशन बीजेपी के लीडर्स के पास था। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने 200 और 220 के बीच में सरकार को बताया था कि उनकी सीट्स आ रही हैं। 3 जून को स्टॉक मार्केट सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है और 4 जून को
खटाक से स्टॉक मार्केट अंडरग्राउंड चला जाता है। जो फेक एग्जिट पोलस्टर्स हैं और ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, इनके बीच में क्या कोई रिश्ता है, और अगर रिश्ता है तो क्या है? सिर मुड़ाते ही ओले गिरे। अभी तो मोदी सरकार के तीसरे टर्म की शुरुआत भी नहीं हुई थी, सहयोगियों को साधे रखने की तैयारियां ही चल रही थी, लेकिन शपथ ग्रहण के पहले ही राहुल गांधी ने इल्जामों का ऐसा बम फोड़ा कि बीजेपी की पूरी टोली बेचैन हो गई। मीडिया से मुखातिब हुए पीयूष गोयल ने राहुल के इल्जामों और सवालों को निर्मूल बताया। भारतीय निवेशकों को घाटे की जगह फायदा होने का दावा भी कर दिया। प्रधानमंत्री ने देश की जनता को इन्वेस्टमेंट एडवाइस क्यों दी, और 5 करोड़ परिवारों को जो इन्वेस्ट करते हैं उनको प्रधानमंत्री ने, होम मिनिस्टर ने स्टॉक खरीदने का आदेश क्यों दिया? और बीजेपी के बीच में जो फेक एग्जिट पोलस्टर्स हैं और ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, इनके बीच में क्या कोई रिश्ता है, और अगर रिश्ता है तो क्या है? हम जेपीसी चाहते हैं, हम इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, और देश इसकी सच्चाई जानना चाहता है। वो मार्केट के इन्वेस्टर्स को भी गुमराह करने की साजिश रच रहे हैं। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। कहां फ्रेजाइल 5 और आज टॉप 5। ये जो पिछले 60-65 वर्षों में कुल मार्केट कैप था, उससे 5 गुना से ज्यादा बढ़त सिर्फ मोदी सरकार के समय देश ने अनुभव किया है। लोकसभा चुनाव में भले ही इंडिया गठबंधन बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाया, लेकिन लाल किले का रास्ता बनाने वाले देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में राहुल और अखिलेश की जोड़ी ने ऐसा धमाल मचाया कि 80 की 80 सीटें जीतने का दावा करने वाली बीजेपी 33 सीटों पर सिमट गई। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बन गई। पिछले चुनाव में 1 सीट पर सिमटने वाली कांग्रेस ने भी 6 सीटों पर जीत का परचम लहराया, और देश में 370 सीटें जीतने का दावा करने वाली बीजेपी को 240 पर ही रोक दिया। हालांकि इंडिया गठबंधन को सत्ता नहीं मिली, लेकिन उसके हौसले में कोई कमी नहीं आई। दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में भी यही कहा गया कि वो संविधान और जनता से जुड़े सवालों पर सत्ता से लड़ते रहेंगे, सत्ता को चैन की नींद नहीं सोने देंगे, और एक दिन बाद ही राहुल ने इसकी बानगी भी पेश कर दी। चुनाव प्रचार के दौरान मीडिया को सत्ता का चारण बताने वाले राहुल ने नतीजों के बाद भी अपना रुख नहीं बदला। ये तो बीजेपी की लाइन है। हम जनता को एक रियलिटी बता रहे हैं कि यहां पे क्लियरली एक स्कैम हुआ है। यहां पे प्राइम मिनिस्टर ने इंडिकेट किया है, यहां पे होम मिनिस्टर ने इंडिकेट किया है, यहां पे फाइनेंस मिनिस्टर ने इंडिकेट किया है। नॉर्मली बीजेपी की यह पोजीशन होती है कि जब भी हम कोई मुद्दा उठाते हैं तो हम पार्लियामेंट का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वही पोजीशन आपने अपनाई है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि देखिए आप बीजेपी की पोजीशन ले रही हैं। रियलिटी ये है कि हम जेपीसी करवाएंगे। अब ऑपोजिशन में बहुत ज्यादा ताकत है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, और पूरा जो पार्लियामेंट की सिचुएशन है वो बदल गई है। फिर एक बार मोदी सरकार आना निश्चित है, और शायद इस बात से राहुल गांधी जी बड़े परेशान नजर आते हैं, और अपने बयानों के साथ विदेश और देश के निवेशकों को एक भय के वातावरण में निवेश ना करें, इसके लिए उत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल यह भी आया कि बीजेपी जांच की मांग से इतर क्या कांग्रेस इस मामले पर अदालत जाएगी, थाने में शिकायत दर्ज करवाएगी, जिनके सबसे ज्यादा शेयर खरीदे और बेचे गए उनकी जांच भी करवाएगी। राहुल ने 2 टूक कहा, कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी जाएगी, लेकिन सच्चाई जेपीसी जांच से ही सामने आएगी। ये जो हुआ है ये नॉर्मल चीज नहीं है। इसमें प्रधानमंत्री ने इंडिकेशन दिया है, होम मिनिस्टर ने इंडिकेशन दिया है, फाइनेंस मिनिस्टर ने इंडिकेशन दिया है, अदानी जी के चैनल्स के थ्रू इंटरव्यूज किए हैं, और फाइनली लोगों ने इन्वेस्ट किया है, लोगों ने फाइनेंशियल एक्शन लिया है, कंपनीज ने शेयर खरीदे हैं। प्रधानमंत्री ने डायरेक्टली कहा है, होम मिनिस्टर ने डायरेक्टली कहा है, इंडिकेट किया है जनता को कि स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी। होम मिनिस्टर ने तो साफ कह दिया कि खरीदना चाहिए, और जब प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर ऐसी बात करते हैं
तो उसका रिएक्शन आता है, लोग उसको बिलीव करते हैं। तो बिल्कुल क्लियर है कि इन 3 लोगों ने कहा है, यह भी क्लियर है कि इनको मालूम था कि रिजल्ट 400 का नहीं है, 300 का भी नहीं है। तो यह हम पता लगाना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी ने चिंता करनी चाहिए कि जब आंकड़े आ रहे थे और उनको ज्यादा सीटें थोड़ी मिली अनुमान से, तो अगर मार्केट गिरी तो ये दर्शाती है कि दुनिया और देश के निवेशकों का कितना डर था कि राहुल गांधी जी की वोटें बढ़ रही हैं या सीटें बढ़ रही हैं। उसका भय दर्शाता है कि उनकी सरकार आने से लोगों में कितना विश्वास है कि तकलीफ आएगी। सवाल यह भी आया कि घोटाले का आरोप सीधा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर है। ये भी कि क्या ये सब अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया, और ये भी कि क्या शेयर मार्केट घोटाले के साथ हिंडनबर्ग मामले की भी जांच होगी। राहुल बोले, मामले भले अलग अलग हों, लेकिन दोनों के तार एक दूसरे से जुड़े हैं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर भी आरोप सीधे हैं, यह आपराधिक कृत्य है। मेरा कहने का यह अर्थ है कि उसमें अडानी इन्वॉल्व हो सकता है, मगर यह अडानी से बहुत बड़ी चीज है। इसमें बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं ने कहा है, रिटेल इन्वेस्टर्स को मैसेज दिया है कि आपको स्टॉक खरीदना चाहिए। उनके पास इंफॉर्मेशन थी कि एग्जिट पोल्स गलत हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन थी कि बीजेपी को फुल मेजॉरिटी नहीं मिलने वाली है, और वो जानते थे 3 जून को और 4 जून को क्या होने वाला है। कितने का 30 लाख, कितना 30 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है, कितने का 30 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, और हजारों लाखों करोड़ रुपए का चुने हुए लोगों को फायदा हुआ है। और हम इंक्वायरी चाहते हैं प्रधानमंत्री पर, होम मिनिस्टर पर, जिन्होंने एग्जिट पोल किया उन पर, और ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन पर। कि उनकी सीटें थोड़ी बढ़ने से दुनिया में और देश में कितनी खलबली मच गई। अब जब लोगों को विश्वास हो गया कि मोदी सरकार आ रही है, फिर मार्केट स्टेबलाइज हो गई और पुराने आंकड़े वापस आ गए। वो तो कई सारी बातें उन्होंने कई बार कही हैं जो बेबुनियाद रहती हैं, और मैंने अभी आंकड़ों के साथ आपको बताया कि ना तो कोई उस प्रकार का लॉस है, और स्टॉक मार्केट इंट्रिंसिकली उसका स्वरूप ही ऐसा है कि उसमें उतार चढ़ाव स्वाभाविक रूप से होता है। जेपीसी की जांच तो राहुल गांधी ने पहले भी की थी, एक नहीं कई मामलों में की थी, लेकिन जब राफेल पर जेपीसी नहीं बनी तो सरकार अब क्यों मान लेगी। राहुल का सामना ऐसे सवालों से भी हुआ, लेकिन राहुल ने भी ठसक के साथ कह दिया, विपक्ष अब पहले जैसा नहीं रहा, इंडिया दबाव बनाएगा, सत्ता को जांच के लिए मजबूर कर देगा। हम जेपीसी करवाएंगे। अब ऑपोजिशन में बहुत ज्यादा ताकत है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, और पूरा जो पार्लियामेंट की सिचुएशन है वो बदल गई। हम प्रेशर लगाएंगे, डालेंगे, बट मुझे लगता है कि जो पहले राजनीतिक सिचुएशन थी, जिस इंप्यूनिटी के साथ प्रधानमंत्री पहले काम करते थे, मुझे लगता है वो अब खत्म हो गया है। तो दूसरा नतीजा आएगा। सरकार फिर एक बार आ रही है, और हमारा आत्मविश्वास है कि हमारी सरकार ने जो 10 वर्षों में, अभी मैंने आंकड़ों के साथ बताया कि 67 लाख करोड़ से बढ़कर आज मार्केट कैप 415 लाख करोड़ हो गई है। हालांकि सत्ता पक्ष के जवाब से साफ है कि वो राहुल के आरोपों को गंभीर ही नहीं मानती। जेपीसी गठित करने की बात तो दूर की कौड़ी है, लेकिन राहुल गांधी ने जिस जोश और जज्बे के साथ चुनाव लड़ा, वो जज्बा नतीजों से कतई कमजोर नहीं हुआ है, और संसद से सड़क तक मजबूत विपक्ष की बानगी दिखनी तय है। कथित शेयर घोटाला तो झांकी है, इंडिया की तरकश में बहुतेरे तीर बाकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।